दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे और खाद्य सुरक्षा इसी टॉपिक्स में हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की निम्न रैंकिंग के क्या कारण है और भारत में जो है खाद्य सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, हालिया खाद्य सुधार, इसके साथ साथ एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप GCSIS का 95 वीडियो और 95 PDF पढ़कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। 100% पढ़ने का अर्थ है बीपीएससी में सिलेक्शन और 67 में, लेकिन 100% पढ़ना होगा। दोस्तों समय कम है, आप लोग रात दिन एक कीजिए। 3 महीना ना पढ़ना है, 3 महीना के बाद हीरो बनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने के बाद पूरा हीरो बनना है, लेकिन 3 महीना एकदम शांत हो जाना है। तो दोस्तों बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। इसका चार्ज 3000 है। सबसे सस्ता कोचिंग जो है बीपीएससी का, सबसे सस्ता कोचिंग हम ही पढ़ाते हैं। इससे सस्ता कोचिंग मार्केट में कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब हम खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट पर देखेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? भूमिका। किसका भूमिका लिखना है? खाद्य सुरक्षा का भूमिका लिखना है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना ताकि वे सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सीधे ऊपर में आपको लिखना है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि या जिससे वे सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। पहला लाइन आपकी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आएगा तो पहला लाइन यही लिखना है, PDF के सबसे ऊपर में है। अब हम लोग आएंगे खाद्य सुरक्षा के क्या तत्व है। खाद्य सुरक्षा के टोटल 4 तत्व है, एलिमेंट है। पहला मात्रात्मक पहलू, गुणात्मक पहलू, वितरणात्मक पहलू और पारंपरिक ट्रेडिशनल पहलू, पारंपरिक पहलू। अब मात्रात्मक पहलू में क्या होगा है कि मांग के अनुसार खाद्यान्न की उपलब्धता हो, यानी कोई व्यक्ति अगर चावल खरीदने चाहता है तो चावल की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर आप गेहूं खरीदना चाहते हैं तो गेहूं मिलना चाहिए बाजार में। अगर आप समोसा खाना चाहते हैं तो समोसा मिलना चाहिए। रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो रसगुल्ला मिलना चाहिए। मैदा खरीदना चाहता है तो मैदा मिलना चाहिए, उपलब्धता हो, पहला। दूसरा है गुणात्मक पहलू, लेकिन वह मैदा वह गेहूं क्वालिटी वाला हो, निम्न किस्म के नहीं हो, क्वालिटी भी हो। खाद्यान्न जो हो वह गुणवत्तापूर्ण भी हो, अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न भी हो, आटा अच्छी क्वालिटी का हो, चावल अच्छी क्वालिटी का भी हो। तीसरा है वितरणात्मक पहलू, यानी उस तक आपकी पहुंच की व्यवस्था हो, यानी आप बाजार में जा सके, आप तक खाद्यान्न की पहुंचने की व्यवस्था भी हो। वितरणात्मक पहलू का अर्थ है लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच की व्यवस्था हो, लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच की व्यवस्था हो, यानी आपके लिए वह प्राप्त करने की सुलभता भी होनी चाहिए। या अगर PDS के सिस्टम में लीजिएगा तो PDS तक आम लोगों की पहुंच भी हो, आपकी पहुंच हो खाद्यान्न तक, बाजार तक। उसके बाद है पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप, यानी आप जो पहले से खा रहे हैं उसके अनुरूप हो। इसका अर्थ ये नहीं आप चावल खाते आपको दे देगा मकई, मान लीजिए आप खाते हैं गेहूं आपको दे देगा कोदो, आप खाते हैं दिन में चावल दाल सब्जी आपको दे देगा पिज्जा। कभी कल खाया जाता है। तो खाद्यान्न जो है आपके व्यवहार के अनुरूप हो। ट्रेडिशनली आप जो खाते हैं, अब मान लीजिए चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध लेते हैं, साग सब्जी लेते हैं, तो उसके अनुरूप होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो आप खाते रहे हैं, खा रहे हैं, वही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप खाते हैं गेहूं, आप चावल नहीं खाते हैं
और आपको मिल रहा है मकई के चावल। तो कैसे होगा? तो इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए खाद्यान्न जो है पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप हो। तो खाद्य सुरक्षा के 4 तत्व है, इसको समझने के लिए हम आपको लिखे हैं। अगला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? आखिर खाद्य सुरक्षा क्यों सुनिश्चित किया जाए? इसके पीछे रीजन है, जैसा कि जानते होंगे 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास यूएन द्वारा जो है विश्व भर में सतत विकास लक्ष्य को अपनाया है। सतत विकास लक्ष्य, और इस सतत विकास लक्ष्य में जो है पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति और दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर यानी भूख की समाप्ति। पूरे विश्व में जो है 17 विकास लक्ष्य है, जिसको पूरे देश के संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश है उस सबको 2030 तक प्राप्त करना है। तो उसकी प्राप्ति तभी होगी जब सभी देश अपने अपने देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तभी तो भूख की समाप्ति होगी, गरीबी की समाप्ति होगी। तो इसलिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को अपने लोगों को पोषाहार का स्तर ऊंचा करने का, कल्याण के स्तर को ऊंचा करने का निर्देश देता है। यानी संविधान जो है भावी सरकारों को यह आदेश देता है कि अपने राज्य के लोगों को आप पोषाहार का स्तर को ऊंचा करें, जीवन स्तर को ऊंचा करें, यानी खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो राज्य की नीति नेतृत्व क्या है? एक नैतिक उपदेश है, एक नैतिक दबाव है। राज्य को कहा गया है कि शासन जो है अपने सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में या नीतियों के निर्माण में इसको लागू करने का प्रयास करेगा, निदेशक तत्व को। तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है निदेशक तत्व के क्रियान्वयन में कि वह अपने लोगों को पोषाहार स्तर को यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। तो ठोस कदम उठाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं जो आगे देखेंगे। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, अभी 22 का रिपोर्ट नहीं आया है, जल्द आ जाएगा। अब देखिए कब आता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 116 देशों में 101वां है, निम्न रैंकिंग है। अगर लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में क्या होगा? सुधार होगा। अगला है खाद्य। अगर मान लीजिए आपको पेट में अन्न दे दिया जाए, गरीब आदमी है, उस अच्छा भोजन दे दिया जाए तो सामाजिक आर्थिक विकास होगा, मानव विकास होगा, भोजन की चिंता दूर होगी। अब भारत में व्यापक पैमाने पे कुपोषण, भूखमरी की स्थिति है, बिहार में भी वही स्थिति है। तो खाद्यान्न सुरक्षा में भर पेट खाना आपको मिलेगा तो क्या होगा? लोगों का विकास होगा, जो पैसा बचेगा दूसरे कामों में खर्च करेगा, सामाजिक आर्थिक विकास में खर्च करेगा, दूसरे चीज़ों में। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा तो सामाजिक आर्थिक और मानव विकास भी सुनिश्चित होगी। तो इन्हीं कारणों से खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। इस पॉइंट को आपको रटना है। पीडीएफ में जो भी पॉइंट दिए गए हैं उसी पॉइंट को आपको बार बार रटना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे खाद्य सुरक्षा के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। तो खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकार के स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सबसे बड़ा प्रयास है NFSA 2013 यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। उसके बाद अगला पॉइंट है बफर भंडार। तीसरा है TPDS यानी टारगेटेड PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में इसको लाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। पीडीएफ में थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होगा, अन्न योजना। यह 2020 में ही शुरू की गई थी कोविड-19 के दौर में। और ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा जो है, जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं, वह है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो मिड डे मील का नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का भारत जो है सदस्य है, उससे तकनीकी एवं परामर्शी सहायता भारत प्राप्त करता रहा है खाद्य सुरक्षा के उन्नयन के लिए। अब हम NFSA एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रावधान आप देखेंगे, उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है, इससे NHFS का जो है, चूँकि यह अधिनियम 2013 से लागू है, इसका उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन के लिए
खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम का उद्देश्य ही है, विशेषता में भी लिख सकते हैं आप, प्रावधान में भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम का उद्देश्य है, खाली भाषा में चेंजिंग कीजिएगा, इस अधिनियम के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी इसका उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा अधिनियम है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है दिया है। संसद द्वारा पारित यह कानून है, संसद का कानून है। संसद के कानून द्वारा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया है। आपका कानूनी अधिकार है कि सरकार से भोजन मांगेंगे, संवैधानिक अधिकार नहीं है भोजन का अधिकार, लेकिन कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो भोजन के अधिकार को वैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कानूनी दर्जा दिया गया है। उसके बाद इस अधिनियम के तहत जो है देश के 67% आबादी को कवरेज किया गया है। 67% आबादी जो है इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया गया है। यानी 67% आबादी को TPDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कानूनी अधिकार दिया गया है पात्र लाभार्थियों का। उसके बाद है पात्र लाभार्थियों का चयन। इस अधिनियम के तहत जो है पात्र लाभार्थियों का चयन जो है राज्य द्वारा किया जाएगा केंद्र के निर्देशों के अनुसार। इस अधिनियम में जो है पात्र लाभार्थियों के चयन का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य जो है पात्र जो है उम्मीदवारों का चयन करेगा। अगला है, इस अधिनियम में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब देखिए, बच्चों, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, उसके बाद बच्चों के जन्म के 6 माह तक के जो है बाद तक जो है भोजन के अलावा 6,000 रुपया मातृ लाभ जो है महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है, माताओं को। इसके अलावा जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो है भोजन प्राप्त करने का, पोषण सुरक्षा प्राप्त करने का भी कानूनी अधिकार प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम के तहत मातृ सुरक्षा का प्रावधान है। 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण सुरक्षा का जो है कानूनी दर्जा दिया गया है। उसके बाद खाद्यान्न की मात्रा और प्रकार। इस अधिनियम में खाद्यान्न की मात्रा और प्रकार का भी जो है वर्णन किया गया है। अब खाद्यान्न के प्रकार है, प्रत्येक व्यक्ति को पात्र लाभार्थियों को प्रति मास 5 किलो अनाज 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये दिए जाएंगे। यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। चावल, गेहूं, मोटे अनाज जो है 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए निगरानी के लिए, समीक्षा के लिए एक राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर समय से किसी को खाद्य नहीं मिलता है तो उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार है इस अधिनियम में। उसके बाद इस अधिनियम के धारा 38 में इस अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति का भी प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना को भी लागू करने की बात कही गई है। यह इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। अब हम इस अधिनियम के आलोचना करेंगे और इस अधिनियम का महत्व बताएंगे। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की महत्ता पर चर्चा करेंगे और उसकी आलोचना करेंगे या चुनौती पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जब भी प्रश्न आलोचनात्मक मूल्यांकन से आ जाए, आलोचनात्मक विवरण दे या मूल्यांकन करे, तो उसमें 2 पक्ष होंगे, एक महत्व भी बताना होगा और एक आलोचना भी लिखना होगा, या चुनौती या दोष, दोनों एस्पेक्ट को आपको लिखना होगा। और उसी के तहत हम NFSA 2013 की मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो मूल्यांकन में सबसे पहले महत्व दिखाएंगे। आप महत्व और चुनौती, अब मेन कंटेंट याद रहेगा,
और भूमिका आंसर, कोई भी आंसर आप आसानी से लिख लीजिएगा, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहला इस अधिनियम की सबसे बड़ा महत्ता क्या है कि यह अधिनियम जो है भूखमरी और कुपोषण की समाप्ति में एक कारगर अधिनियम है। जैसा कि जानते हो कि भारत में, अब बिहार में भूखमरी की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, काफ़ी गंभीर है। और इस स्थिति में अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कुपोषण की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य NHFS, राष्ट्रीय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषण की स्थिति जो है 5 वर्ष से कम उम्र के अल्प वजन वाले बच्चों की संख्या 32.5 है, 32.1% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी देखिए ना, 116 देशों में भारत की रैंकिंग जो है 101 है। तो काफ़ी भयावह जो है चित्र प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में यह अधिनियम एक कारगर अधिनियम है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में। उसके बाद इस अधिनियम में क्या है कि जनता को अनाज प्राप्त करने का, भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया है, यह है। और इस अधिनियम के द्वारा सरकार की जिम्मेदारी भी तय है। जनता द्वारा सरकार की जिम्मेदारी तय करने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, क्योंकि यह अधिनियम फिक्स कर दिया है कि जनता को कि आपको भोजन का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। यानी सरकार की जिम्मेदारी तय की गई है कि आप जो जनता खाद्यान्न मांग रहा है उसको देना ही है आपको, ये कानूनी अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी इससे सुनिश्चित कर दी गई है। उसके बाद भूख से, कुपोषण से और किसी भी प्रकार की जो समस्या है, इससे छुटकारा पाने का, समस्या से छुटकारा पाने का हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। उसकी प्राप्ति के लिए अधिनियम जो है महत्वपूर्ण है। जैसे कि भूख से, छुटकारा से या समस्या से छुटकारा पाने का हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। तो भूख से और कुपोषण से छुटकारा पाने का जो प्राकृतिक अधिकार है, उस अधिकार की प्राप्ति की दिशा में यह अधिनियम कारगर है। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा सबसे एक और है कि सतत विकास लक्ष्य 1 यानी गरीबी की समाप्ति, 2 शून्य भूख यानी भूखमरी की समाप्ति, इसे सुनिश्चित हो पाएगी। यह अधिनियम जो है SDG के लक्ष्यों और संविधान के अनुच्छेद 47 का क्रियान्वयन हो पाएगा। SDG के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह अधिनियम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं के मांग को बढ़ावा देने में भी कारगर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे? तो जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको जो है सारा पैसा भोजन पर खर्च करना पड़ता था। अब 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रति माह दिए जाते हैं। तो जो कमा रहे हैं पैसा, वो पैसा अब जो है तेल पे, साबुन पे, चप्पल पे, कपड़ा पे, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, पंखा पे, टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, इस सब में खर्च करेंगे। तो इससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो यह आर्थिक मंदी को दूर करने में भी, आर्थिक समृद्धि को भी तेज करने में यह अधिनियम कारगर है। तो इसके महत्व आप देख लिए हैं। अब इसकी चुनौती है, बड़ा चुनौती है। इस अधिनियम की लागत अधिक है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस अधिनियम को लागू करने के लिए देश के 67%, इस अधिनियम के तहत देश के 67% आबादी को 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये अनाज देने की परिकल्पना की गई है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन करने के लिए, चूँकि देश के 67% आबादी को सस्ते दामों पर अनाज दिया जा रहा है, इससे इसकी लागत अधिक है। जिससे सरकार के राजकोषीय घाटा में, राजस्व व्यय में वृद्धि होती है, सब्सिडी के भार में वृद्धि होती है। और इसका है गरीबों को कम लाभ इससे मिलता है। अब आप इसको गरीबों को इससे कम लाभ मिलता है, हम आपको बता रहे हैं इससे कैसे कम लाभ मिलता है। आज भी जो है सतत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो पात्र लाभार्थी है, विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण से यह प्राप्त हुआ है कि गरीब जनता सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है से अधिक लाभान्वित नहीं हुआ है। वह जो है
जितना अनाज इस अधिनियम के तहत 5 किलो अनाज प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा अनाज वह खुले बाजार से खरीदता है। आप देखे होंगे गांव में राशन के दुकान से, डीलर के दुकान से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उसको अनाज मिलता होगा, इसके बावजूद भी वो ज़्यादा अनाज जो है बाजार से खरीद के लाता है। ज़्यादा अनाज जो है वो बाजार से लगता है। यानी ग्रामीण गरीब जनता और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता की निर्भरता इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो अनाज पर न हो, इससे ज़्यादा खुले बाजार पर है। इसका अर्थ है कि इसका लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात कि इस अधिनियम के तहत जो है लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का अस्थायी आवास होना चाहिए, अस्थायी पता होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को अस्थायी पता नहीं होगा, इसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। स्पष्ट है, बेघर लोगों को जिसका अस्थायी पता नहीं है वह इस योजना से बाहर है। उसके बाद WTO खाद्य सुरक्षा विवाद। देखिए, WTO कृषि पर समझौते में एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट में प्रावधान है कि कोई भी देश जो है सब्सिडी जो है अधिकतम 10% ही दे सकता है। लेकिन इसका इस सब्सिडी जो है 10% दे सकता है, लेकिन इस मूल्यों का निर्धारण जो है इस खाद्य सुरक्षा पर निर्धारण जो है 1986 से 88 के मूल्यों पर किया जाता है। यानी पूर्व के मूल्यों पर किया जाता है, 86 से 88 के मूल्यों पर किया जाता है। लेकिन इस अधिनियम के लागू करने के बाद जो सब्सिडी की राशि है वह 10% की सीमा पार कर गई है। तो एक विवाद का विषय है। लेकिन अभी WTO के पीस क्लॉज प्रावधान के तहत विकासशील देशों को जो है अस्थायी रूप से सब्सिडी देने की छूट दी गई है। तो WTO में भी चुनौती, चूँकि इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो है भारत की जो अर्थ सहायता है, खाद्य सब्सिडी है, वो 10% की सीमा पार कर गई है। लेकिन WTO में नियम है कि कोई भी देश जो है जो खाद्य सुरक्षा जो सहायता देगा वो अधिकतम 10% ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो है 10% की सीमा पार कर गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिसाव चोरी। इस अधिनियम को जानते ही होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, व्यापक भ्रष्टाचार है, रिसाव है, लीकेज है। और इस अधिनियम में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि देश के 67% आबादी को जो है खाद्य सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन संबंधी मानदंड का प्रावधान नहीं किया गया है, जो एक चुनौती है। तो यह जो है इस अधिनियम के चुनौती है। अब हाल में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए या खाद्य सुरक्षा में सुधार में विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, हम उसको देख रहे हैं। हम टू द पॉइंट देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए या खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का जो है गठन किया गया है। उसके बाद राशन कार्डों का जो है डिजिटलाइजेशन किया गया। इससे फर्जी राशन कार्ड है, अपात्र लाभार्थी है, वो छट गया है। उसके बाद जो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से GPS से ट्रैक करना, राशन गोदाम से लेके और PDS दुकान तक GPS के माध्यम से मॉनिटरिंग करना, यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को दक्ष किया गया है GPS के माध्यम से। और उसके बाद ऑनलाइन जो है राशन कार्डों का आवंटन, एक देश एक राशन कार्ड, PDS दुकानों पर जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जा रही है, राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये सारे प्रावधान जो है किया गया है। उसके बाद राशन कार्डों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है, गोदाम से राशनों का जो है ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। तो ये सब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से किया गया है। खाद्य सुरक्षा में जो है सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि चोरी रुक रही है, जो फर्जी लाभार्थी है वो समाप्त हो रहा है, जो पात्र लाभार्थी है वहाँ तक जो है इसका लाभ जो है मिल रहा है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक देश एक राशन कार्ड। अब जैसा कि उसके बाद आप लोग जो है
इसका क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन में अगर आप देखेंगे तो इस देश में जो है लगभग सभी राज्यों में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन जो है किया जा चुका है। क्रियान्वयन है इस देश के 81.34 कवरेज जो व्यक्ति है उसमें से 80.72 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ, इस अधिनियम का लाभ मिल रहा है। चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली में जो है खाद्य जो है अनाज के बदले में जो है उनके जो खाद्य सहायता है वो राशि उनके खाते में हस्तांतरित किया जाता है ताकि उन्हें अधिक से अधिक विकल्प प्राप्त हो सके। और बिहार के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया गया है। बिहार में 8.71 करोड़ लाभार्थी जो है इस योजना के तहत जो है सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी जो है मुफ्त में सब लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है। और ICDS योजना के तहत आप जानते ही हैं कि 0 से 6 वर्ष से नीचे के बच्चों, स्तनपान करने वाली महिलाओं को 6 प्रकार के मूल सेवाएं जो है प्रदान की जाती है, जिसमें 300 दिन जो है पूरा खाना भी शामिल है ICDS प्रोग्राम के तहत। ये विश्व के सबसे बड़े बाल सेवा कार्यक्रम है ICDS। उसके बाद हम लोग बफर भंडार का प्रावधान किया गया है। बफर भंडार जो है सरकार जो है आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए गेहूं और चावल का एक स्टॉक रखता है ताकि प्राकृतिक आपदा हो, अधिक महंगाई हो या वैश्विक आयात पर असर पड़े तो खाद्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। ICDS। उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण योजना है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं 12 तक के विद्यार्थियों को जो है मध्याह्न भोजन जो है दोपहर की भोजन जो है दी जाती है। इस योजना के तहत जो है कक्षा 12 नहीं कक्षा 8 तक ही छात्रों को सरकारी स्कूलों या सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन जो है दिया जाता है। इस योजना के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। इस योजना का पुराना नाम मध्याह्न भोजन योजना है। मिड डे मील के स्थान पर प्रधानमंत्री पोषण योजना लागू किया गया है। और इस योजना के तहत जो है देश भर के 11.2 लाख स्कूलों में 11.80 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना में प्रधानमंत्री पोषण योजना में एक नया प्रावधान है तिथि भोजन कार्यक्रम। तिथि भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी तिथि भोजन एक सामुदायिक कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बच्चों को भोजन के लिए जो है एक टाइम के भोजन के लिए वो आमंत्रित कर सकता है। तिथि भोजन आप लोग भी ऑफिसर बन जाइएगा तो स्कूल के बच्चों को जो है तिथि भोजन के तहत एक बार अवसर जरूर बच्चों को खिलाइएगा। उसके बाद इस अधिनियम में आकांक्षी जिलों, एनीमिया रक्तपलता वाले जिलों, एनीमिया से ग्रसित जिलों को जो है प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो इस योजना में कई प्रावधान हैं। तो अब हम एक देश एक राशन कार्ड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे एक देश एक राशन कार्ड जो है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने हिस्से के अनाज प्राप्त करने का एक विकल्प प्रदान करता है। इस अधिनियम की आवश्यकता क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो है देश के लोगों को, चूँकि भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है और राज्य की निवासी यहाँ की जनता नहीं होता है। यहाँ की जनता भारत की निवासी है, यानी सभी लोग भारत में रहने वाले लोग जो है भारत के निवासी है। तो देश के कहीं भी किसी भी जगह रोजगार, आजीविका, सांस्कृतिक प्रयोजनों से वह कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो इस देश में जो है जो प्रवासी है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले बड़े पैमाने पर लोग जो है प्रवास करते हैं, चाहे रोजगार की तलाश में हो या सांस्कृतिक प्रयोजनों से हो या आजीविका के तलाश में हो। जब भी संकट की स्थिति पैदा होती है तो उनके आजीविका पर असर पड़ता है। जैसा कि कोविड काल में आप देखे होंगे कि बड़ी स्थिति दयनीय हो गई थी
और लोग जो है जहाँ तहाँ उनकी आजीविका प्रभावित हुई थी। खाद्य सुरक्षा संकट पैदा हो गया था लोगों के सामने। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियम है कि राशन प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ऐसे में अगर बाहर कोई जा रहा है तो उसको राशन तो नहीं मिल पाएगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार जो है एक देश एक राशन कार्ड लाई है। इस योजना के तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो लाभार्थी है वो अपने हिस्से के अनाज देश के किसी भी पीडीएस दुकान से वो प्राप्त कर सकता है। इस योजना की क्रियान्वयन जो है 36 राज्यों में लागू की, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दी गई है। असम 36वां राज्य है। और इस एक देश एक राशन कार्ड को लागू करने के लिए इसके कई घटक है। राज्य राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी, पीडीएस एकीकृत प्रबंधन, अन्न वितरण पोर्टल और मेरा राशन ऐप। अब कहेंगे कि इसमें राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय, तो एक जिले से दूसरे जिले के अपने हिस्से के अनाज प्राप्त करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन, ये क्या करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर का राशन कार्ड का पोर्टेबिलिटी लागू करता है। अन्न वितरण पोर्टल जो है ये जिले स्तर पर खजान का आवंटन सुनिश्चित करता है। और मेरा राशन ऐप जो है यह क्या करता है, लाभार्थियों के पहचान, आधार सीडिंग, राशन कार्ड की वस्तुस्थिति और प्रवासी श्रमिकों को या लाभार्थियों को जागरूक करने का काम करता है। तो यह स्थिति है। और इसके लाभ में वही है, जैसा कि आप देखें कि इसके लाभ, इससे क्या होगा, इसके सबसे बड़ा लाभ क्या है कि NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 13 के जो भी लाभार्थी हैं वो अपने हिस्से के अनाज देश में कहीं से भी प्राप्त कर सकता है और अपना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यानी प्रवासी श्रमिकों को क्या किया है कि वो देश में कहीं भी जो है खाद्य सुरक्षा के मामले में इससे आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत एक ही राशन कार्ड को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। यानी इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश को जोड़ दिया गया एक कार्ड से। कोई भी कानून जो देश भर में लागू किया गया है वह राष्ट्रीय एकीकरण को लागू करता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। संविधान क्या करता है, संविधान देश को, चूंकि देश संविधान से शासित होता है तो संविधान से देश क्या करता है, देश एकीकरण होता है। संसद क्या है, पूरे देश भर की संसद है तो संसद भी राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य करता है। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री का पद भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य करता है। राष्ट्रपति, तो यही है एक देश एक राशन कार्ड से क्या राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद सतत विकास 1-2, जैसे कि जानते होंगे प्रवासी श्रमिकों को जो संकट काल में जो भूखमरी की समस्या पैदा होती थी वह दूर होगा। इससे क्या होगा, सतत विकास 1, 2 और अनुच्छेद 47 की प्राप्ति होगी और प्रवासी श्रमिकों को विशेष लाभ होगा। और इससे क्या होगा कि फर्जी राशन कार्डों को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें चुनौती भी है। चुनौती क्या है कि किसी भी पीडीएस दुकान पर क्या होता है कि पहले से राशन आवंटित रहता है। अगर मान लीजिए दिल्ली में की कोई दुकान है और यहाँ पर अचानक बिहार के बहुत सारे लोग पहुँच गए तो अचानक खदान की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि पहले से हर जो है पीडीएस दुकान का राशन जो है फिक्स रहता है, आवंटित रहता है कि हर महीने इतना उठाना है और एक लोग पहुंच जाएंगे तो उस समय चुनौती पैदा हो जाता है। उसके बाद जो है सप्लाई चेन की समस्या है और राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अब राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है क्यों, बहुत सारे राज्य जो है पीडीएस दुकान पर नमक, हल्दी, चाना, चीनी, अलग अलग किस्म के वस्तु भी देता है, गेहूँ चावल मोटे अनाज के अलावा। मान लीजिए बिहार में गेहूँ चावल मिलता है और दिल्ली में जो है या पंजाब में जो है गेहूँ चावल, चना, तेल, चीनी सब मिलता है। अब बिहार के कार्डधारी पंजाब में जाएगा तो बिहार में तो उसको गेहूँ चावल ही मिलता था, लेकिन पंजाब में जाएगा तो उसको चना मिलेगा, तेल भी मिलेगा और क्या मिलेगा, चीनी भी मिलेगा। तो दोनों पंजाब और बिहार दोनों राज्यों के बीच जो है क्या होगा, खिचखिचाएगा। वह क्या करेगा, वह जो है टालने का कोशिश करेगा। चूँकि इसको
उसके उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो अलग अलग राज्यों में जो पीडीएस दुकानों की सुविधा में अंतर, ये तो है ही, बता ही दिए हैं। तो यह स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद ही प्रवासी श्रमिकों की खास सुरक्षा सुनिश्चित करने में वन राशन वन नेशन जो है ONORC एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब हम भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की निम्न रैंकिंग के क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रैंकिंग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रैंकिंग अभी 2022 का रिपोर्ट नहीं आया है, तो 22 का रिपोर्ट आएगा तब फिर हम अपडेट करेंगे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग 116 देशों में 101वां था। भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण देशों से आप देखेंगे तो ब्रिक्स देशों में चीन, ब्राज़ील से तो भारत बहुत नीचे है। साथ ही साथ दक्षिण एशिया के देश जो है, सार्क के देशों में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भारत जो है नीचे है। तो खराब प्रदर्शन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की। और अब यह जानना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मापन कैसे किया जाता है। किसी भी देश में भूखमरी की मापन के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किन घटकों के आधार पर किसी देश में भूखमरी का मापन किया जाता है। तो इसके 4 घटक है: अल्प पोषण, बाल दुबलापन, शिशु मृत्यु दर और बाल ठिगनापन। अगर अल्प पोषण में देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार, तो भारत की 13% आबादी जो है अल्प पोषित है। बाल दुबलापन में देखेंगे तो 5 वर्ष तक के बच्चों में 17% बच्चे बाल दुबलापन के शिकार है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखेंगे 3.4% बच्चे जो है की मौत जो है 5 साल से कम उम्र में हो जाती है। और बाल ठिगनापन में देखेंगे तो 34.7% बच्चे जो है बाल ठिगनेपन से ग्रसित है। तो ये भारत की स्थिति है, यानी भारत की जो तस्वीर है वह दयनीय है। इसी तरीके से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में देखेंगे तो 113 देशों में भारत का स्थान 71वां है। अब भारत का स्कोर 57.2 है। और यह सूचकांक भी खाद्य सुरक्षा के माप के लिए जो है, यह मुख्य रूप से वैश्विक खाद्य सतत विकास लक्ष्य 2 जो है, भूख की समाप्ति के बारे में जो है विभिन्न देशों को ध्यान आकर्षित करता है। तो इसके लिए जो है यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 4 आधारों पर जो है किसी देश की जो है खाद्य सुरक्षा का मापन करता है: खरीद क्षमता, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन। इसके आधार पर यह अलग अलग देशों का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है में रैंकिंग प्रदान करता है। तो ये दोनों सूचकांक में अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही खराब है। इसके पीछे क्या रीजन है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कोविड का प्रभाव। हाल के वर्षों में कोविड के कारण क्या हुआ है, पिछले 2020 से कोविड के कारण क्या हुआ है, रोजगार और आय प्रभावित हुई है। और रोजगार आय से जो है सीधे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। आप कहिए कैसे? तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसे मिलेगा? रोजगार से। और रोजगार क्या हुआ है? संकट में पड़ गया है। तो उससे जो है भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता में वृद्धि हुई है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति का दावा, हाल के वर्षों में आप देखेंगे महंगाई काफ़ी बढ़ा है। अब महंगाई के कारण क्या हुआ है, खाद्य वस्तुओं का दाम भी बढ़ा, तेल का दाम बढ़ा है, दूध का दाम बढ़ा है, जो पौष्टिक भोजन है, गेहूं, चावल, दाल का दाम भी आसमान छू लिया है। तो महंगाई बढ़ेगा और आय गिरेगा, तो बहुत सारे लोग जो है बिना दाल के रहेंगे, बिना मांस मछली पशु उत्पाद के रहेंगे, डेयरी उत्पाद के रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो अल्पपोषित होंगे। जैसा कि देखेंगे अल्पपोषण, दुबलापन। तो महंगाई के कारण क्या हुआ कि दूध, दही या जो पौष्टिक अनाज है वो आम जनता के से रेंज के बाहर की हो गई है।
इसलिए जो है दुबलापन, ठिगनेपन और पोषण की समस्या पैदा हुई है। वैश्वीकरण का प्रभाव, देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जंक फूड का अब प्रसार हो रहा है। अब मोमोज लोग खा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चिप्स खा रहे हैं, बिस्कुट खाकर जीवन जी रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जंक फूड के प्रचार से, उसके बाद चाउमीन है और क्या बोलते हैं, बहुत सारा उत्पाद है। एक और है उसमें पास्ता बोलते हैं, पास्ता है, ये सब क्या है? इस सब से क्या हुआ है कि लोगों का मोटापन बढ़ा है, लेकिन बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वैश्वीकरण कारण क्या हुआ है कि देश भारत की जो है सामाजिक आर्थिक नीतियों में गैप बढ़ गया है। अब सरकार जो है आर्थिक नीतियों को सामाजिक नीतियों से बिल्कुल अलग करती है। पहले आर्थिक नीति सामाजिक नीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, आर्थिक और सामाजिक नीति को अलग रूपों में देख रही है और सरकार जो है सामाजिक नीतियों से पीछे हट रही है। अब देखिए स्वास्थ्य पर निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सब निजी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। तो सरकार आर्थिक और सामाजिक नीति में सरकार की गैप होने से क्या हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा या लोगों की आय बढ़ाने पर सरकार का अब जोर नहीं है। इससे जो है लोगों की आय, आमदनी प्रभावित हुई है, सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर जो है जीविकोपार्जन पे और उसके पोषण पर पड़ा है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में चुनौती बढ़ी है, निम्न उत्पादकता की समस्या पैदा हुई है। उसके बाद अधिक तापमान के कारण क्या हुआ है कि पौष्टिक अनाज, खाद्यान्न, फसल जो है समय से पहले पक जाता है। जो फसल समय से पहले पकेगा वह जो है तैयार होगा, वह पौष्टिक नहीं होता है, समझ रहे हैं। और जिसका सीधा परिणाम जो है कुपोषण पर पड़ रहा है। लोग तो खा रहे हैं लेकिन कुपोषित हो रहे हैं। उसके बाद सामाजिक क्षेत्रों पर, जैसा कि जानते हो कि भारत के जीडीपी, केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त जीडीपी में भारत के जो है सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय जो है 6.2% से बढ़ाकर 8.3% किया गया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे विकसित देशों की तुलना में, तो भारत और या बिहार में सामाजिक क्षेत्रों पर निम्न व्यय किए जाते हैं। और जब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पे, खाद्य सुरक्षा पे, पेयजल पे आप कम खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कुपोषण जो है बढ़ेगा। निम्न फसल उत्पादकता, आप देखे होंगे भारत में फसल उत्पादकता भी अन्य देशों की तुलना में जो है बहुत कम है। दलहन और तिलहन बहुत पौष्टिक होता है, खाद्य सुरक्षा में प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है और इसके जो है इसके आयात पर जो है भारत की निर्भरता है। आवश्यकता का मात्र 20 से 25% ही जो है भारत में उत्पादन होता है, बाकी सब आयात द्वारा पूरा किए जाते हैं। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम या पीडीएस सिस्टम में जो है वितरण व्यवस्था में जो है खामियां हैं। उसके बाद पात्र लाभार्थियों के चयन संबंधी जो पात्र लाभार्थी है, जिनको अनाज मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको अनाज मिल रहा है। तो चयन संबंधी मानदंड में विसंगतियाँ है। उसके बाद उठाव, आवंटन, वितरण, इस समय व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसका लाभ जो है पात्र लाभार्थी है उसको नहीं मिल पाता है। लोगों की खुले बाजार पर निर्भरता अधिक है। खुले बाजार पर निर्भरता होगा तो महंगी वस्तु है, तो लोगों की पहुंच से बाहर है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जो भारत में खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौती है, या वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्न रैंकिंग के भारत की यही कारण है। बिहार का आ जाएगा, सेम कारण लिखिएगा, सेम है। उसमें प्राकृतिक आपदा भी दे दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदा लिख दीजिएगा, आंसर लिखा जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे।